एक बार एक धीनू नाम के फौजी की पोस्टिंग बॉर्डर से सटे एक घने जंगल में हो जाती है, जहां मीलों दूर तक किसी का आना जाना नहीं होता, और वो वहीं पर एक टैन बनाकर रहने लगता है। रोजाना उसको वहां जंगल में बहुत दिक्कतें आती है और उसको उनका सामना करना पड़ता है। कभी जंगल के जंगली जानवर वहां आ जाते हैं, और कभी मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। मौसम के बदलाव से फौजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है, उसको बुखार हो जाता है, लेकिन वो पूरी लगन से अपनी ड्यूटी निभाता है और हमेशा चौकन्ना रहता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर उसको एक दिन हेडक्वार्टर से फोन आता है। वे फोन उठाता है और बोलता है, जय हिंद सर। जय हिंद जवान। वहाँ सब कैसा चल रहा है? तुम ठीक हो? तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन और यहाँ सब एकदम सही है सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वेरी गुड जवान। मैं तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास जो सूचनाएं हैं अभी तक, उससे ये पता चला है कि जहाँ पर तुम पोस्टेड हो वहाँ पर आतंकवाद की गतिविधियाँ होती रहती है और वहाँ आतंकवादी की रहने की सूचनाएं मिली है। इसलिए तुम हमेशा चौकन्ना रहना होगा और जो भी खबर मिले उसको हमें देते रहना। ओवर एंड आउट। और फोन रख देते हैं। उसके बाद फौजी दोबारा जंगल में पहरा देने चला जाता है। और कुछ घंटे बाद एक गार्ड आर्मी चीफ के पास आता है और उनको सूचना देता है, सर एक बुरी खबर है। धीनू के घर से खबर आई है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है। और यह सुनकर आर्मी चीफ दुखी हो जाता है और धीनू को ये सब बताने के लिए फोन करता है। लेकिन धीनू जंगल में काफी दूर चला आता है, जिसकी वजह से उसका फोन नेटवर्क से दूर हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। फिर वो एक जगह आग जलाकर बैठ जाता है और आज रात वही रुकने की सोचता है और आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको जंगल में कुछ हलचल महसूस होने लगती है। तभी वह उठकर देखता है और थोड़ी दूर जंगल में घूमकर आता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता है और वे सोचता है कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, मेरी चलने की आवाज से भाग गया होगा, और दोबारा आग के पास चला जाता है। तभी उसकी नजर इंसान के पैरों के निशान की ओर जाती है और वे समझ जाता है कि यहाँ कोई आतंकवादी है और इसकी खबर अपने हेडक्वार्टर को देना की सोचता है। लेकिन फोन में नेटवर्क न आने के कारण खुली जगह पर जाकर आर्मी हेडक्वार्टर फोन लगाता है और बोलता है, जय हिंद सर। जय हिंद जवान। और हम तुम्हें कल शाम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा। एक बुरी खबर है, तुम्हारे पिता का कल देहांत हो गया है। तुम अभी वहां से आ जाओ, तुम्हारी छुट्टी लगा दी है। सर मुझे ये सुनकर बहुत अधिक दुख हो रहा है कि पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन मैं यहाँ से अभी नहीं आ सकता। मुझे यहाँ अभी आतंकवादी की गतिविधियां महसूस हुई है, इसलिए मेरा अब पहले कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के सेवा करूं, नहीं तो ये आतंकवादी न जाने कितने मासूमों की जान ले लेंगे। इसलिए आप मेरे घर पर ये सूचित करवा दीजिए कि धीनू की पोस्टिंग दूर होने के कारण उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और फोन रख देते हैं। उसके बाद धीनू रात को उसी जगह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और आतंकवादी के आने पर पूरी नजर रखने लगता है। कुछ देर बाद वहां आतंकवादी आते हैं और उन पर अपने बंदूक के निशाने को लगा देता है। धीनू उन पर गोलियां चला देता है और उनको मार देता है। उसका अपने देश के लिए जो कर्तव्य था उसको पूरा कर देता है। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की पगडंडियां थीं और हर सुबह सूरज की किरणें खेतों में बिछ जाती थीं, वहां एक साधारण सा लड़का आर्यन अपनी मां के साथ रहता था। आर्यन बहुत मेहनती और ईमानदार था। गांव के हर बच्चे को वह अपने जैसे सपने देखने की प्रेरणा देता था। लेकिन किस्मत,
वह हमेशा आर्यन के खिलाफ रहती थी। आर्यन का सपना था कि वह अपने खेतों को इतना उपजाऊ बनाए कि न केवल अपनी मां का सहारा बन सके, बल्कि पूरे गांव की मदद कर सके। हर दिन वह खेतों में जी जान से मेहनत करता, लेकिन बारिश कभी वक्त पर नहीं होती। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती और उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता। गांव के लोग अक्सर कहते, आर्यन, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अगर भाग्य साथ नहीं है तो सब बेकार है। ये बातें सुन सुनकर आर्यन का दिल टूट जाता, लेकिन उसकी मां हमेशा उसे समझाती, बेटा, भाग्य से ज्यादा ताकत तुम्हारी मेहनत में है। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं ताकि हम अपना भाग्य खुद लिख सकें। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। कोई धन चाहता था तो कोई सुख शांति। आर्यन भी अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में उनके पास गया। आर्यन ने, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। क्या मेरा भाग्य हमेशा ऐसा ही रहेगा? साधु बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, भाग्य पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। यह नदी की रेत की तरह है, जिसे मेहनत की लहरें आकार देती हैं। अगर तुम अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखोगे तो एक दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। आर्यन ने बाबा की बात गांठ बांध ली और उसी दिन से दोगुनी मेहनत करने की ठान ली। आर्यन ने खेती में नए तरीके अपनाए। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेता। उसने अपने खेत के चारों ओर एक नहर खोद ली ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके। उसने यह भी सीखा कि किस तरह मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। गांव के लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। एक बार गांव में अकाल पड़ा। आसपास के खेत सूख गए, लेकिन आर्यन के खेतों में पानी की वजह से फसलें बची रहीं। उसने अपनी फसल से न सिर्फ अपनी मां का पेट भरा, बल्कि गांव के कई परिवारों की मदद भी की। घर के आंगन में एक लड़की, सीमा, अपने पिता रामलाल के साथ बैठी होती है। रामलाल सीमा को उसके बचपन की बातें याद दिलाते हैं और कहते हैं, रामलाल, बेटी, तुझे मैंने कितने प्यार से पाला है। तेरी हर खुशी मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सीमा मुस्कुराती है और उनके पैर छूती है। अगले दिन सीमा की शादी के बाद वह अपने पति अमन के घर जाती है। अमन बहुत ही समझदार और प्यार करने वाला व्यक्ति है। अमन, सीमा, यहां तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, पर मुझे तुम्हारे पापा की भी उतनी ही इज्जत करनी है जितनी तुम करती हो। सीमा ये सुनकर खुश होती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि वह अपनी जिंदगी में पिता और पति के बीच संतुलन कैसे बनाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। सीमा को एक दिन खबर मिलती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। वह अपने पिता से मिलने जाती है। रामलाल, बेटी, अब मेरा समय नजदीक है। तू अमन का ख्याल रखना और अपनी नई जिंदगी में खुश रहना। सीमा के लिए ये शब्द दिल तोड़ देने वाले होते हैं। वह अपने पिता से वादा करती है कि वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सीमा ससुराल लौटती है तो वह अमन से कहती है कि वह अपने पिता के पास रहना चाहती है। सीमा, अमन, मेरे पिता को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अमन, सीमा, मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन तुम्हारे पिता भी मेरे पिता जैसे हैं। हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। इसके बाद सीमा और अमन रामलाल को अपने साथ ससुराल ले आते हैं। अब तीनों एक साथ रहते हैं। परिवार में प्यार और एकता से हर मुश्किल हल हो सकती है। पिता और पति दोनों ही जिंदगी के अहम हिस्से होते हैं और दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सही रास्ता है। कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते त्याग और समझदारी से मजबूत होते हैं। रिश्तों को प्यार से निभाएं और अपनों को कभी अकेला न छोड़ें। मैंने कहा था ना, तू भी हथियार उठाएगा। ना हुआ, सब कुछ वापस लेने आया हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे मजेदार पल जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप हंसे नहीं तो समझ लीजिए कि वीडियो फेल हो गया। अर्जुन, तेरी ये फनी वीडियोज मेरे काम में अड़चन डाल रही हैं। मैंने तेरा चैनल बंद करवा दिया है।
अगर आगे कुछ और किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रह। मेरी कला को बंद नहीं कर सकते। लोग मेरी आवाज को सुनेंगे, चाहे आप लाख कोशिश। देखते हैं, जब तेरे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा, तब तुझे भी हथियार उठाना पड़ेगा। बेटा, क्या हुआ? ये सब क्यों कर रहा है? माँ, ये दुनिया मेरी कला की कद्र नहीं करती। मैंने सब कुछ खो दिया है। सूरजपाल ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। जब पेट खाली हो, तो कला किस काम की माँ? अब मुझे खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैंने कहा था ना, तू भी हथियार उठाएगा। अब तू भी मेरे जैसा बन गया है। तूने मेरी कला छीनी है, लेकिन अब मैं तुझसे छीना हुआ सब कुछ वापस लेने आया हूँ। तू सही कहता था कि हथियार उठाना आसान है, लेकिन मैं तुझसे तेरी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में लड़ूंगा। आओ अर्जुन, बहुत दिन बाद आना हुआ तुम्हारा। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा भी कुछ उतरा हुआ सा लग रहा है। सब ठीक है ना भाई? दोस्तों, आज मेरा सामना सूरजमल से हुआ है। उसने मुझ पर अत्याचार किया है। उसने मेरे पर झूठे केस लगाकर मेरा YouTube चैनल बंद करवा दिया है। अगर तुम सब मेरे साथ दो, तो आज हम एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। सही कहा अर्जुन, हमें एकजुट होना चाहिए। हाँ, हम सब मिलकर एक बड़ा विरोध कर सकते हैं। तो चलो, आज हम सब मिलकर उसे सबक सिखाते हैं। ठीक है, हम उसके खिलाफ एक वीडियो बनाते हैं, जो मेरे चैनल से अपलोड करेंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं अर्जुन हूँ। मैं आज आपको सूरजमल की तानाशाही के बारे में बताने आया हूँ। कल मेरे साथ जो हुआ, वह बहुत गलत था। सूरजमल ने मुझ पर अत्याचार किया। उसने मेरे पर झूठे केस लगाकर मेरा YouTube चैनल बंद करवा दिया है। और आज ये मेरे साथ हुआ है, कल आपको भी वो किसी न किसी वजह से परेशान जरूर करेगा। अगर तुम सब मेरे साथ दो, तो आज हम एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कृपा मेरा साथ दीजिए और उसके खिलाफ आवाज उठाने मेरे साथ उसके घर चलिए। इस अत्याचार का शिकार हुआ हूँ। सूरजमल की तानाशाही अब सहन नहीं की जा सकती। हमें मिलकर इसके खिलाफ उठना होगा। अगर हम एकजुट होते हैं, तो हम उसे सबक सिखा सकते हैं। तो चलो, आज हम सब मिलकर एक आवाज उठाते हैं। देखो जी, ये अर्जुन और उसके दोस्तों की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अर्जुन सही है, हमें इसका साथ देना चाहिए। तुमने अर्जुन और उसके दोस्तों का वीडियो देखा? हाँ, बहुत बुरा हुआ है। उसके साथ हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। सचमुच सूरजमल, तुमने बहुत बुरा किया है। तुम्हें अर्जुन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सूरजमल, तुमने अर्जुन के साथ अच्छा नहीं किया। हम यहाँ तुम्हारे अत्याचार के खिलाफ आए हैं। सूरजमल, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। हाँ, गलती माननी होगी। हाँ, गलती माननी होगी। क्या तुम सब लोग मुझ पर हंगामा कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकते। मैं तुम्हें सबको सबक सिखाऊंगा। अब तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूरजमल, तुम्हारा खेल खत्म। अर्जुन का ये वीडियो ऊपर तक चला गया है। तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत भी हमारे पास है।
तुम लोगों को गलत केस में फंसाते हो और उनको परेशान करते हो। तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अब तुम्हें अपना जीवन जेल में रहकर ही गुजरना पड़ेगा। चलो हमारे साथ, वरना तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाएंगे। एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम राजकुमारी अनन्या था। उसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी और उसकी दयालुता तो और भी अधिक प्रसिद्ध थी। राज्य का महल बहुत भव्य और मंत्रमुग्धकारी था, जहां हर प्रकार का सुख और विलास था। इतने वैभव में रहने के बावजूद राजकुमारी अनन्या अक्सर एक अनजानी उदासी महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो सभी धन और विलासिता पूरी नहीं कर सकती। महल के चारों ओर विशाल बगीचे थे, जिनमें से हर एक दूसरे से अधिक सुंदर था। वहां गुलाब के बगीचे, कुमुदिनी तालाब और फलों से लदे बगीचे थे। राजकुमारी अनन्या को इन बगीचों में घूमना बहुत पसंद था, जहां उसे फूलों और पेड़ों के बीच शांति मिलती थी। फिर भी बगीचों की सुंदरता उसके दिल में खालीपन को नहीं भर पाती थी। एक दिन जब वह बगीचों में शांति की तलाश में घूम रही थी, उसने एक कोने में एक भिखारी को बैठा देखा। भिखारी का नाम अर्जुन था और उसकी आंखें अनजाने दुखों और कठिनाइयों की कहानियां बयां कर रही थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा जीवन की कठोर सच्चाइयों से चिह्नित था। उसकी दशा के बावजूद उसमें एक शांति और सुकून की आभा थी, जिसने राजकुमारी को मोहित कर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के राजकुमारी अनन्या उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। अर्जुन उसकी उपस्थिति से चकित होकर नम्र स्वर में पूछा, आप यहां क्यों आई हैं, राजकुमारी? राजकुमारी अनन्या मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूं, अर्जुन। इतने लोगों को इतनी कठिन जिंदगी जीने के लिए मजबूर देखकर मुझे बहुत दुख होता है। शायद तुम्हारी कहानी समझकर मैं किसी तरह से मदद कर सकूं। अर्जुन ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मैं एक समय में एक सम्मानित परिवार का हिस्सा था। मेरे पिता एक व्यापारी थे और हम आरामदायक जीवन जीते थे। पर एक विनाशकारी आपदा ने हमारे गांव को तबाह कर दिया। एक भयंकर आग ने हमारे घर और जीविका को नष्ट कर दिया। मेरे माता पिता आग में जलकर मर गए और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तब से मैं भटक रहा हूं, दूसरों की दया पर जी रहा हूं और जीवन के कठोर सबक सीख रहा हूं। राजकुमारी अनन्या और अर्जुन के बीच की इस साधारण बातचीत ने एक गहरी दोस्ती का रूप ले लिया। वे अक्सर बगीचों में मिलते और घंटों तक बातें करते। जीवन, सपनों और महल की दीवारों से परे की दुनिया के बारे में चर्चा करते। राजकुमारी अनन्या धीरे धीरे अर्जुन की पीड़ा और संघर्ष को समझने लगी। उसने उसकी सहनशीलता, उसकी बुद्धिमता और उसके दिल में बनी दयालुता की सराहना की। धीरे धीरे उसे अर्जुन की मानवता और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण से प्यार हो गया। एक दिन राजकुमारी अनन्या ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता राजा साहब के पास जाकर कहा, पिताजी, मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूं। वह भिखारी हो सकता है, पर उसके दिल में प्रेम और करुणा से भरा है। मैं अपने जीवन की कल्पना किसी और के साथ नहीं कर सकती। राजा साहब क्रोधित हो गए। राजकुमारी, तुम एक भिखारी से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी एक सम्मानित परिवार के राजकुमार से ही हो सकती है। यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह राज्य के सम्मान और परंपरा के बारे में है। पर राजकुमारी अनन्या दृढ़ थी। उसने कहा, पिताजी, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमारी खुशी एक साथ रहने में है। बिना प्रेम के शादी का क्या मतलब है? बिना खुशी और साथ के जीवन का क्या अर्थ है? अपनी बेटी के अटल निश्चय और उसकी आंखों में सच्चाई को देखकर राजा साहब ने महसूस किया कि उसकी खुशी परंपराओं या सामाजिक अपेक्षाओं से अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अनिच्छा से मान लिया और राज्य में घोषणा की कि राजकुमारी अनन्या और अर्जुन का विवाह होगा। राजकुमारी अनन्या और अर्जुन की असामान्य शादी का समाचार तेजी से फैल गया
और पूरा राज्य उत्सुकता और उत्साह से भर गया। उनकी शादी के दिन सभी ने एक भिखारी और राजकुमारी के मिलन को देखने के लिए इकट्ठा हुए। भव्य समारोह राजमहल में हुआ, जो फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। राजकुमारी अनन्या अपने विवाह के वस्त्रों में अद्भुत लग रही थी और अर्जुन सरल कपड़े पहनकर भी शान और गरिमा के साथ खड़ा था। जब उन्होंने एक दूसरे से वचन लिए तो दर्शकों की आंखों में आंसू थे। लोगों ने देखा कि कैसे प्रेम सामाजिक बाधाओं को पार कर एक बंधन बना सकता है जो किसी भी परंपरा से मजबूत होता है। राजकुमारी अनन्या और अर्जुन की प्रेम कहानी कई लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम सभी सीमाओं को पार कर जाता है और बाकी सभी चीजों को नगण्य बना देता है। राजकुमारी अनन्या और अर्जुन ने प्रेम, सम्मान और आपसी समझ से भरा जीवन जिया। राजकुमारी अनन्या की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने अर्जुन में अपना सच्चा साथी पाया। साथ में उन्होंने राज्य के सुधार की दिशा में काम किया, गरीबों की मदद की और जरूरतमंदों को उठाया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जिससे हर किसी को यह सीखने को मिला कि प्रेम, करुणा और मानवता ही जीवन के सच्चे खजाने हैं। अर्जुन का एक भिखारी से राज्य के सम्मानित सदस्य में परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजकुमारी अनन्या के समर्थन से उन्होंने अपनी ज्ञान और अनुभव का उपयोग राज्य के नागरिकों के जीवन को सुधारने में किया। उन्होंने खेती और व्यापार के नए तरीकों को पेश किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और कोई भी व्यक्ति उसी तरह से पीड़ित न हो सके जैसे वे हुए थे। राजकुमारी अनन्या और अर्जुन का प्रेम एक दूसरे के लिए समय के साथ और भी मजबूत होता गया। वे अपने दिन एक साथ काम करते हुए बिताते और उनकी शामें हंसी और खुशी से भरी होती। वे अक्सर अपने पहले मिलन की यादें ताजा करते थे। ये कहानी एक समर्पित पिता रामलाल की है, जो अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। छोटे से गांव में रहने वाला रामलाल गरीब था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। उसकी दुनिया उसके 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। रामलाल दिन भर खेतों में काम करता था और रात को दूसरों के खेतों की रखवाली करता। वह कभी थकान की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके सपने उसे हमेशा ताकत देते थे। उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। हालांकि उसे एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, लेकिन रामलाल ने इस बात को अपने बच्चों से छिपा लिया। वह जानता था कि अगर उसने अपनी बीमारी पर पैसा खर्च किया तो उसके बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। उसने अपने दर्द और तकलीफ को छिपाकर अपनी बीमारी को नज़रअंदाज कर दिया। रामलाल ने अपने खेत बेच दिए और जो पैसा मिला उसे अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया। हर महीने के खर्चों में कटौती करता, सादा खाना खाता, लेकिन बच्चों की फीस और किताबों का इंतज़ाम करता। बच्चों को लगता था कि पिता का ये सब करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। रामलाल की बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके शरीर में ताकत कम होती जा रही थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब कभी उसकी पत्नी पूछती तो वह कहता, मैं ठीक हूँ, बस काम की थकान है। रामलाल के बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते। वे पिता की मेहनत को समझते तो थे, लेकिन उसकी गहराई से अनजान थे। एक दिन रामलाल खेत से लौटते हुए बेहोश हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि रामलाल की हालत कई महीनों से गंभीर थी और अगर समय पर इलाज होता तो उसे बचाया जा सकता था। रामलाल के जाने के बाद बच्चों को उसके द्वारा लिखी एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ कि मेरी बीमारी गंभीर है, लेकिन मेरे बच्चों के सपने मेरे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैंने हमेशा यही चाहा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और समाज में अपनी पहचान बनाएं। मेरी तकलीफ़ें मायने नहीं रखतीं, बस उनका भविष्य उज्जवल हो। डायरी पढ़ते ही बच्चों की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने उनके लिए कितने बलिदान दिए। वे अपनी छोटी छोटी शिकायतों और ज़रूरतों के बारे में सोचकर शर्मिंदा हो गए। रामलाल के बच्चों ने यह ठान लिया कि वे अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़े बड़े मुकाम हासिल किए।
गांव में उनकी सफलता की चर्चा होने लगी। उन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम रामलाल मेमोरियल स्कूल रखा, ताकि उनके पिता का समर्पण और बलिदान हमेशा याद रहे। रामलाल की ये कहानी हर बच्चे को ये सिखाती है कि माता पिता का त्याग और प्रेम अनमोल होता है। एक प्राचीन राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह अपनी शक्ति और अहंकार के लिए जाना जाता था। वह अपने दरबार में कठोर फैसले सुनाता और अपनी प्रजा की बात सुने बिना ही उन्हें दंडित कर देता। प्रजा डरी और सहमी रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सभी राजा के अन्याय से नाराज थे। एक दिन एक बूढ़ी महिला सुमित्रा दरबार में आई। उसने राजा से विनती की, महाराज, मेरे बेटे को बेवजह कैद कर लिया गया है, कृपया न्याय कीजिए। लेकिन राजा ने उसकी बात सुने बिना उसे दरबार से निकाल दिया। मुझे समय बर्बाद करने वाले लोगों की जरूरत नहीं, जाओ यहां से। सुमित्रा ने जाते जाते कहा, आपके कर्म ही आपको एक दिन सजा देंगे। उस रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बड़े जंगल में अकेला भटक रहा है। वहां एक अदृश्य आवाज ने कहा, वीरेंद्र सिंह, तुम्हारे अन्याय का अंत निकट है। जो तुमने प्रजा के साथ किया वही तुम्हारे साथ होगा। राजा डर के मारे पसीने से भीग गया। कुछ समय बाद राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा। प्रजा ने राजा से मदद मांगी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। अब प्रजा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मिलकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। प्रजा गुस्से में, अब हमें न्याय चाहिए, राजा वीरेंद्र को उसके अन्याय की सजा मिलेगी। प्रजा ने राजा को पकड़ लिया और उसे उसी जंगल में छोड़ दिया जो उसने अपने सपने में देखा था। वहां राजा अकेला भूखा प्यासा भटकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी प्रजा के साथ कितना अन्याय किया। एक बार एक जंगल में एक गधा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो गधा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसे किसी नदी से पानी की आवाज सुनाई दी। वह गधा वहां से उठकर नदी की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे बहुत बड़ी एक नदी दिखाई देती है। वो उस नदी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है। नदी के पास जाकर वो जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है, तो उसके नज़र अपनी राइट साइड में पड़ती है। उसे एक शिकारी नजर आता है जो अपने हाथ में एक बंदूक लिए हुए उस पे निशाना तान के खड़ा था। फिर वो गधा उससे नजर बचाकर अपनी लेफ्ट साइड में देखने लगता है, तो उसे पीछे झाड़ी में एक शेर नजर आता है। अब गधा घबराकर सब कुछ भूल जाता है। उसे पानी भी याद नहीं रहता और वो फिर पलटकर पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जंगल में बहुत ही बड़ी आग लगी है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब गधा जाए तो जाए कहाँ? उसे राइट में शिकारी दिख रहा था जो निशाना तान के खड़ा था, और अपने लेफ्ट में एक शेर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। सामने लंबी नदी थी और पीछे बहुत ही बड़ी आग लगी हुई थी। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसकी चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब गधा सोच में पड़ जाता है। वह चुपचाप वहां खड़ा रहता है और उसके अंदर से एक आवाज आती है, जब चारों ओर मुसीबत आ चुकी है, अब मुझे मरना ही है, तो मैं अपना काम पूरा करके क्यों न मरूं? मैं पानी पी के ही क्यों न मरूं? और फिर मुड़कर आराम से पानी पीने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक अजीब सी घटना घटती है। गधा पानी पी रहा था कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश होने के बाद जंगल में जो आग लगी थी वह पानी से बुझ जाती है, और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी अपना निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है और शिकारी वहां से चला जाता है। इतने में गधा पानी पीकर अपना सिर ऊपर उठाता है, तो वो अपने राइट में देखता है कि शिकारी अपनी जगह पर नहीं है। अपने लेफ्ट में शेर भी मरा हुआ दिख रहा था, और अपने पीछे मुड़कर देखा तो जो आग लगी थी वह भी नहीं दिख रही थी।
और वो आराम से वहां से चला गया। एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू बड़ा भाई था और उसकी पत्नी सीमा एक भोली और स्नेही महिला थी। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जिसने अपने खेत और घर को बड़े जतन से संजोया था। दूसरी ओर श्यामू चालाक और स्वार्थी था। श्यामू को हमेशा अपने बड़े भाई की संपत्ति पर नजर रहती थी। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरह भाभी को बेवकूफ बना दूं, तो मैं ये सारी संपत्ति अपने नाम करवा सकता हूं। चालाकी की पहली योजना श्यामू ने सीमा से कहा, भाभी, भैया ने मुझसे कहा है कि घर और खेत मेरे नाम कर दो ताकि मैं बिजनेस शुरू कर सकूं। बाद में सब वापस कर देंगे। भोली भाभी ने सोचा, अगर मेरे पति ने कहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन सौभाग्य से रामू ने समय पर इस बात को सुन लिया। उसने श्यामू से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये घर और खेत मेरे परिवार की मेहनत का नतीजा है। श्यामू झूठ बोलते हुए बोला, भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। चालाकी की दूसरी योजना श्यामू ने अगली बार सीमा को बहकाने के लिए मीठी बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा, भाभी, आप तो हमारी माँ जैसी हो। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं अपना काम शुरू कर दूंगा और भैया को बहुत खुश कर दूंगा। भोली भाभी को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन इस बार उसने रामू से पूछने का फैसला किया। रामू को श्यामू की चालाकी का अंदाजा हो गया। उसने अपनी पत्नी को समझाया, सीमा, श्यामू पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वह सिर्फ अपनी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। भाभी की समझदारी सीमा ने अब सतर्क रहना शुरू कर दिया। उसने श्यामू से कहा, अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो मैं भैया से बात करूंगी। श्यामू समझ गया कि उसकी चालाकी अब काम नहीं आएगी। आखिरकार रामू ने अपने भाई को समझाया, श्यामू, संपत्ति से ज्यादा जरूरी है हमारे बीच का रिश्ता। अगर तुम अपने भाई भाभी को धोखा दोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। एक छोटे से गांव में गप्पू नाम का एक मजदूर रहता था। वह बहुत आलसी था और हमेशा काम करने से बचने के बहाने ढूंढता रहता था। मालिकों को अपनी मेहनत से प्रभावित करने के बजाय वह दूसरों पर काम टालने और चालाकी दिखाने में माहिर था। गांव में एक धनी किसान रघु अक्सर गप्पू को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाता था। रघु ईमानदार और मेहनती था और चाहता था कि गप्पू भी अपना काम ईमानदारी से करे, लेकिन गप्पू हमेशा बहाने बनाकर काम से बचने की कोशिश करता। एक दिन रघु ने गप्पू को खेत में काम करने बुलाया। गप्पू ने सोचा, अगर मैं आज बीमार होने का बहाना कर लूं तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। गप्पू ने कहा, मालिक, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। रघु ने जवाब दिया, अगर तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, खेत में बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं किसी और को बुला लूंगा, तुम आराम करो। लेकिन रघु ने चालाकी से गप्पू को दूर से देखा और समझ गया कि वह बहाना बना रहा है। अगले दिन गप्पू ने सोचा, अगर मैं रघु को ये कहूं कि मैं उसके घर का काम कर दूंगा तो वह मुझसे खेत का काम नहीं करवाएगा। गप्पू ने कहा, मालिक, आज मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगा, आप मुझे खेत में न भेजें। रघु ने सोचा, गप्पू हमेशा काम से बचने की कोशिश करता है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। रघु ने गप्पू को कहा, ठीक है, अगर तुम घर का काम करना चाहते हो तो पहले आंगन की सफाई करो और फिर अनाज को छांटकर सही जगह रखो। गप्पू ने झूठा वादा किया, लेकिन कुछ ही देर में वह काम छोड़कर इधर उधर टहलने लगा। रघु ने गप्पू की आलस की आदतों से तंग आकर पूरे गांव के सामने उसे सजा देने का फैसला किया। उसने गांव के चौपाल पर सभी को बुलाया और गप्पू की चालाकियों को सबके सामने उजागर कर दिया। गप्पू ने कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब मेहनत करूंगा। रघु ने गप्पू से कहा, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से नहीं करोगे तो तुम्हें कोई काम नहीं देगा। याद रखो, मेहनत ही तुम्हें सफलता दिला सकती है। गप्पू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अब से वह आलस छोड़कर ईमानदारी से काम करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही हमें सच्चा सम्मान और सफलता मिलती है।